Welcome back to the channel guys. So today we'll be learning about biological basis of memory. किस तरीके से हमारी मेमोरी हमारे न्यूरॉन्स की हेल्प से हमारे ब्रेन में फॉर्म होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. कार्ल लैशले एक एक्सपेरिमेंटर थे. उन्होंने एक्सप्लोर करी ये प्रॉब्लम अबाउट 100 अगो, जहाँ पे इन्होंने एनिमल्स जैसे कि रैट्स और मंकीज़ इनके ब्रेन में लीजन्स करे एंड सर्च करा कि एनग्राम इन्हें कहाँ पे मिलेगा. एनग्राम क्या होता है? एनग्राम आप कह सकते हो ये एक फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी मेमोरी का. ठीक है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं एक परमानेंट चेंज आ जाता है हमारे ब्रेन में. तो इन्होंने उन एनग्राम्स को जानने की कोशिश करी एंड ये करते करते इन्होंने ये रियलाइज़ करा कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मेमोरी फॉर्मेशन में, मेमोरी को कंसोलिडेट कराने में और कहीं ना कहीं उसके रिट्रीवल में. सो द फर्स्ट वन इज़ एमिगडाला. एमिगडाला का जो रोल है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे मेमोरी को फॉर्म करने में. वैसे इसका जो मेन जॉब है वो है इमोशंस को रेगुलेट करना, एंड वन ऑफ द मेजर इमोशंस दैट इट रेगुलेट्स इज़ द फियर एंड एग्रेशन इमोशन. ठीक है, एंड एमिगडाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, एंड स्पेशली क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टोरेज होता है इंफॉर्मेशन का वो इन्फ्लुएंस करता है कौन? हमारा स्ट्रेस हार्मोन. अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए होते हैं, आपने ये खुद नोटिस करा होगा कि जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो आप चीज़ें रिमेंबर नहीं कर पाते, आप मेमोरी फॉर्म नहीं कर पाते चीज़ों की. तो वो इसी वजह से है क्योंकि हमारा हार्मोन इंक्रीज्ड है हमारी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं उसका जो स्टोरेज है वो इफ़ेक्ट करता है. सो एमिगडाला जो है वो फैसिलिटेट करता है एनकोडिंग ऑफ द मेमोरी एट अ डीपर लेवल, स्पेशली जब कोई भी मेमोरी हमारी इमोशनली अराउजिंग होती है. फॉर एग्जांपल आपको हमेशा ये चीज़ याद रहेगी आपका फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल या फ़र्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा था. साथ ही अगर आपका आपका कोई लाइफ पार्टनर आपको मिला तो वो आपको किस दिन मिला, उससे आपकी कैसे बात हुई उस दिन. सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, इसीलिए वो एक डीपर लेवल पे उनकी प्रोसेसिंग होती है और वो आपको लंबे समय तक याद रहती हैं. सेकंड हमारे पास आता है हमारा हिपोकैम्पस. हिपोकैम्पस जो होता है वो इन्वॉल्व्ड होता है हमारे मेमोरी में, स्पेशली रिकॉग्निशन में. ठीक है, जब हमें मेमोरीज़ को या हमें किसी भी चीज़ को याद करना है या रिकॉग्नाइज़ करना है, स्पेशली लाइक आप समझ सकते हो जैसे कोई मेमोरी का रिकॉल टास्क होता है, या फिर हम जैसे लोगों को सिलेबल्स दे देते हैं एंड उनको याद करके उस पूरे लिस्ट में से उन सिलेबल्स को टिक करना होता है. तो ऐसे टास्क में हमारा हिपोकैम्पस इन्वॉल्व्ड होता है. इसके अलावा इसका जो मेजर रोल है वो ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके पास आती है ये उस इंफॉर्मेशन को कॉर्टिकल रीजन्स तक पहुंचाता है. ठीक है, एंड कॉर्टिकल रीजन्स क्या करते हैं, वो उन इन्फॉर्मेशन का या उन मेमोरीज़ का एक मीनिंग निकालते हैं और वो मीनिंग आपको समझाते हैं कि ये इस चीज़ की मेमोरी थी या ये मेमोरी आपकी इस मेमोरी से कनेक्टेड थी. एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेमोरी को कंसोलिडेट करने में एंड टू ट्रांसफ़र न्यू लर्निंग टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. कई बार ऐसा होता है कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड ऑन करती रहनी होती है, तो यहाँ पे हमारा हिपोकैम्पस बहुत मेजर रोल प्ले करता है. देन हमारे पास आता है सेरिबेलम एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. सेरिबेलम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गन इन द ब्रेन जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारी इमोशनली अराउजिंग मेमोरीज़ को कंसोलिडेट कराने में. एंड इसके अलावा जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है तो वहाँ पे हमारा जो लेफ़्ट फ्रंटल है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनकोड कराने के लिए, किसी भी मेमोरी को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एनकोड कराने के लिए. एंड वहीं जब हमें रिट्रीवल की बात करनी होती है तो रिट्रीवल हमारा राइट फ्रंटल रीजन कराता है. ठीक है, जहाँ पे हम मेमोरी को वापस से अपने कॉन्शियस में लेकर आते हैं या फिर उसे याद करते हैं. उसके बाद सबसे मेजर चीज़ें जो आती हैं हमारे पास, दे आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स. ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जब कम्युनिकेशन जो होता है न्यूरॉन्स के बीच में वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स की हेल्प से होता है. ये कुछ केमिकल आप कह सकते हो कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स फायर करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में. तो ऐसा देखा गया है कि जब रिपीटेडली कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से या किसी भी न्यूरॉन्स की हेल्प से, तब वहाँ पे हमारी जो मेमोरी है वो
फॉर्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक याद करना है, ठीक है। अब जब आप उसे याद करते हो तो आपके ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स सिग्नल करते हैं या कुछ पर्टिकुलर न्यूरॉन्स जो है कनेक्शन फॉर्म करते हैं। अब जब दोबारा आप उसी चीज़ को याद करोगे तो सेम वही न्यूरॉन्स जो है वो पुराने जैसा कनेक्शन फॉर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी बार आप उस चीज़ को देखोगे, उस चीज़ को याद करोगे, आपके वही सेम न्यूरॉन्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं या एनग्राम्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कंसोलिडेशन बेटर होता है। दैट इज़ हमें वो चीज़ लंबे समय तक याद रह पाती है, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला कि रिपीटेडली अगर न्यूरॉन्स सेम न्यूरोट्रांसमीटर्स फायर करेंगे या एक ही तरीके के साइनेप्सिस फॉर्म होंगे तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, मेमोरी जो होगी वो लंबे समय तक हमें याद रहेगी। साथ ही ये माना जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो ट्रिगर करते हैं स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ को, एंड वीक इमोशंस हमारे जो होते हैं वो वीक मेमोरीज़ को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। एंड इसी को हम अराउजल थ्योरी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा एज वेल एज़ एक हार्मोन रिलीज़ होगा जो उस पर्टिकुलर मेमोरी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो इमोशनल इवेंट हमें लंबे समय तक याद रहेगा। बट ऐसा हमारा नॉन इमोशनल इवेंट में नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का बहुत बड़ा रोल है। एंड इसी के बाद हम लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ मैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि कौन से वो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी मेमोरी में इन्वॉल्व्ड होते हैं। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है जहाँ पे हम देखेंगे कि साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो रीसेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिसिटी क्या है या साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी किसे बोलते हैं। सो प्लास्टिसिटी जो होती है वो हमारे ब्रेन की एबिलिटी होती है कि वो चेंज करे अपने आप को और अडेप्ट करे नई इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। जब हम साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ हम ये बोलते हैं कि वो चेंज जो हमारे साइनेप्स में आ रहा है। साइनेप्स क्या है, एक न्यूरॉन का एंड और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग, उनके बीच का जो स्पेस होता है जहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स आपस में अदला बदली करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक न्यूरॉन का एंड जो है वो कुछ केमिकल मैसेजेस छोड़ता है और दूसरे न्यूरॉन का जो स्टार्ट है वो उन केमिकल मैसेजेस को ले लेता है, उसे हम साइनेप्स कहते हैं। सो साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या है, जब उस साइनेप्स में चेंज आएगा या उस जंक्शन में चेंज आएगा, ठीक है, एंड वहाँ से न्यूरॉन्स जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगे, उस कम्युनिकेशन में बदलाव आएगा, उसे हम साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। सो द आइडिया कि ये जो साइनेप्स है ये चेंज कर सकता है, ये चेंज डिपेंडेंट है एंड हाउ एक्टिव और इनएक्टिव दैट वर। इस चीज़ पर सबसे पहले किसने बात करी थी, एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे डोनाल्ड हब, इन्होंने बात करी थी साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी पर, और इन्होंने बताया था कि कैसे हमारे जो साइनेप्सेस होते हैं वो चेंज हो पाते हैं। सो बिकॉज ऑफ साइनेप्टिक प्लास्टिसिटीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेमोरी स्टोरेज, इट हैज़ सिंस बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसिव रिसर्च टॉपिक इन दी न्यूरोसाइंस। तो साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक चेंज होता है जो हमारे साइनेप्स में आता है, ठीक है। एंड साइनेप्स क्या है, ये एक जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन अकर करता है। तो जब वो चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी चेंज होती है, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन चेंज होती है और वो मेमोरी हमारी कंसोलिडेट हो जाती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ओवर होता है। सो वील बी मीटिंग टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। Thank you so much for watching the video and do like and subscribe the channel. Thank you.